सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मार्केट का क्या मूवमेंट है और हम कैसे मूवमेंट चेक करेंगे। तो देखिए, हर समय मार्केट को वॉच नहीं करना है, मार्केट को बहुत कम ही वॉच करना है। जो डे ट्रेडर्स होते हैं उनको तो वॉच करने की ज़रूरत होती है, बाकी इन्वेस्टर को तो वॉच करने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, ये है कि वो शाम को एक बार क्या मार्केट का क्लोजिंग है और टॉप गेनर्स लूजर क्या है ये हल्का सा देख सकते हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट जगह है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट। आप nseIndia.com पे आएंगे। nseIndia.com पे आने के बाद पहले तो आपको यहाँ पे ऊपर सबसे पहले मेन इंडाइसेस का क्या परफॉर्मेंस रहा वो दिख जाएगा, जिसमें आपको देखना मेन दो या तीन को आप देख सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा आइडिया लग जाएगा। पहला निफ्टी 50 जो लार्ज कैप इंडेक्स है, निफ्टी नेक्स्ट 50 वो भी लार्ज कैप इंडेक्स है। ये दोनों मिला के टॉप 100 कंपनियां हो जाती है, यानी CNX 100 इज इक्वल टू निफ्टी 50 प्लस निफ्टी नेक्स्ट 50, दोनों को मिला दें CNX 100 बन जाएगा। तो इसमें लगभग आधे से पौने % तक की कमजोरी आज रही। फिर मिड कैप में ठीक ठाक गिरावट आई है, 1.5% की गिरावट या 1.67% की गिरावट को हम लोग ठीक गिरावट मानते हैं। मतलब 1% की गिरावट या 1% से ज़्यादा की गिरावट ठीक है, मतलब तेजी या गिरावट। 1.5% का ओवरऑल नुकसान हुआ आज मिड कैप इंडेक्स में, और बैंक निफ्टी में तो और ज़्यादा, लगभग 2% का नुकसान, और फाइनेंशियल सर्विसेज में 1.6% का। तो यानी कि मिड कैप और बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा दबाव था आज, ये इससे क्लियर हो रहा है। उसके बाद सारे इंडेक्स अगर देखें, अब हमें देखना है स्मॉल कैप में क्या हाल था। तो स्मॉल कैप 100 लगभग 1.5% की कमजोरी, निफ्टी स्मॉल कैप 50 लगभग 1.5% की कमजोरी, स्मॉल कैप 250 1.67% की कमजोरी, और मिड एंड स्मॉल कैप 400 वो भी 1.5%। तो मतलब लगभग 1.5% तक की गिरावट मान सकते हैं ऑन एन एवरेज। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि इनमें से अगर हमें किसी इंडेक्स को ट्रैक करना है और किसी इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है लंबे समय के लिए, तो आप लोग कौन सा चूज करेंगे और क्यों? या निफ्टी 100। निफ्टी 100 लेंगे, क्यों? क्योंकि ये टॉप 100 कंपनीज होती हैं इसमें। सर बैंक निफ्टी। मतलब लंबे समय के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है, लंबे समय के लिए 10 साल 15 साल 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, किस इंडेक्स पे पैसा लगाना चाहेंगे? सर निफ्टी 50। आप निफ्टी 50 पे लगाएंगे, क्यों? सर क्योंकि उसमें टॉप 50 शेयर जो है, जो अच्छे मतलब फंडामेंटल्स में ऑलमोस्ट वही शेयर्स मिलते हैं, रिस्क कम है। सर निफ्टी 50 ज़्यादा सूटेबल रहेगा या फिर निफ्टी 100? तो जैसा कि सबने कहा कि टॉप 100 कंपनीज हैं इंडिया की, तो अगर उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा और सर्टेनिटी भी रहेगी। सर बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50, ये दो ऑप्शन मेरे को सही लगे। सर निफ्टी 50। क्यों? तो उसमें टॉप कंपनीज हैं और उसमें पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है कि हम लोगों को डिविडेंड बेटर मिलेगा, बेनिफिशियरी हैं हम लोगों के लिए। एक्चुअली वो काफ़ी टाइम से अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो उन पर अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हम लोगों को ज़्यादा बेनिफिट, उनके चांसेस है कि हाँ वो आगे और बेटर परफॉर्म करेंगे जैसे अभी कर रहे हैं। सर बैंक निफ्टी। सर निफ्टी 50। सर निफ्टी 50। अरे सब लकीर के फ़कीर हो गए। मिड कैप 50। मिड कैप 50 में क्यों भाई? ये तो नया आंसर है, क्यों? सर उसमें ग्रो करने का पोटेंशियल ही, क्योंकि वो टॉप पे नहीं पर आगे चलिए ग्रो के आगे और मिड कैप और बड़े कैप कंपनीज में आ सकते हैं बिगर कैप में। तो बाकी सारे लोग बासु से सहमत हैं? यस। आप नहीं सहमत है तो बताइए क्यों नहीं सहमत है? अमन, सर मैं भी सहमत हूं। आप बताइए क्या रीज़न है? सर इन्होंने कहा मिड कैप में, हाँ। सर ये मिड कैप आगे चल करके या तो लार्ज कैप में निफ्टी 50 में चली जाएंगी अगर उनकी मार्केट कैप या बढ़ती है और वहाँ पास दूसरे शेयर आ जाएंगे। तो मिड कैप में तो सर एक परफेक्ट रिटर्न ही रहेगा, लेकिन लार्ज कैप का कोई वे नहीं है। निफ्टी 500 का मतलब पूरे 500 स्टॉक टॉप के, निफ्टी 200 का मतलब ऊपर के 200 स्टॉक, 250 का मतलब ऊपर के 250 स्टॉक्स, ऐसे करके। अगर अमेरिकन मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना है तो वहाँ पे भी सेम यही पैटर्न फॉलो करेंगे, और वहाँ पे टॉप 50 टॉप 100 ऐसे ही बना हुआ है, 500 मार्केट चल रहा है। S&P 500, तो आप S&P 500 में करेंगे? सर S&P 500 में क्योंकि सर तो उसमें जो हमें नॉलेज नहीं है वहाँ पास कि क्या है। अब नैस्डैक में सर ये कि सर उसमें टॉप कंपनीज हैं, तो सर उसमें हमें मालूम है कि उसमें तो रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन
S&P 500 में बहुत सी ऐसी कंपनियां जो सब बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकती तो इंडिया में तो अभी तो S&P 500 है, निफ्टी 500 है। हैं। यस सर। तो तो लेकिन हम लोग इंडियन मार्केट को वॉच करते रहते हैं। 500 निफ्टी 500 भी सही है सर, लेकिन हम यहाँ पास मुझे सर 100 निफ्टी 100 ज़्यादा सही। अब हम लोग एक एनालिसिस करेंगे निफ्टी 500 वन डे। तो आज माइनस में रिटर्न रहा इसका। हम 1 ईयर का रिटर्न देखते हैं सबसे पहले। 1 ईयर का रिटर्न कितना है? 50% का है इसका। 5 ईयर रिटर्न कितना है? 86% का है। ये आपका निफ्टी इंडेक्स आ गया, ठीक है। 1 ईयर का रिटर्न 41%, ठीक है। 5 ईयर का रिटर्न 82%। निफ्टी 500 का रिटर्न 5 ईयर का 86-87%, 1 ईयर का रिटर्न 50%। किसका रिटर्न बेटर है? किसका रिटर्न बेटर है, मतलब निफ्टी 500 का कि निफ्टी 50 का? दोनों का मैंने दिखाया ना आपको। निफ्टी 500 का। अच्छा, निफ्टी 500 में हम लोग देखते हैं मैक्स कब से डेटा अवेलेबल है इनके पास। ये अवेलेबल है इनके पास जनवरी 3, 2003 से। जनवरी 2003 से अवेलेबल है। रिटर्न कितना है? 1639%, ठीक है। निफ्टी 50 का देखते हैं मैक्स। ये भी जनवरी 2003 से अवेलेबल है, 1330%। किस में ज़्यादा रिटर्न है? इसमें 300% का है निफ्टी 50 में, इसमें 1600% का है। तो सब लोग लकीर के फ़कीर क्यों बने हुए थे? मैं जितना ब्रॉडर इंडेक्स चूज़ करूँगा, आप देखिए मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, लॉन्ग टर्म है आपके पास। क्वेश्चन में पूछ सकता था 1 साल के लिए करना है, तो 1 साल के लिए अगर करना है तो 100 या 50 में ही करना है। 3 साल के लिए करना है तब भी 100 या 50 में करना है। 5 साल के लिए करना है तब भी 100 या 50 में ही करना है। और मुझे लग रहा है 7 साल के लिए करना है तब भी 100 या 50 में ही करना है। लेकिन अगर 10 साल और 20 साल और 25 साल का टाइम होराइजन है तो 500 में ही करना है। या अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप थोड़ा थोड़ा एलोकेट भी कर सकते हैं। सर इसको खरीदने के लिए कैसे मतलब कर सकते हैं? ये नहीं मिलता है अभी इंडिया में। जैसे S&P 500 है, इसीलिए फिर मैंने एक क्वेश्चन पूछा अमेरिकन मार्केट के कॉन्टेस्ट में कि शायद वहाँ पे, तो उसने सही आंसर दिया हर्षित ने, उसने 500 S&P 500 चूज़ किया। तो इंडियन मार्केट में भी हम लोग जो है या अगर आप बहुत कंजर्वेटिव हैं तो एक ऑप्शन और है आपके पास, आइए 200 है, 250 निफ्टी 200। इसमें थोड़ा एडवांटेज ये होगा कि इसमें लार्ज और मिड कैप दोनों शामिल हो गए, तो इसका रिटर्न बेटर होगा थोड़ा। 1 ईयर उसका 42 था, 50 का इसका 46 हो गया। 5 ईयर उसका भी 82 शायद कुछ था, इसका 84 हो गया, थोड़ा ज़्यादा ही है। मैक्स रिटर्न डेटा अवेलेबल नहीं है, डेटा अवेलेबल नहीं है पुराना, ठीक है। तो 2003 से गया नहीं है वो, लेकिन 2011 से भी, 2011 से इसने रिटर्न दिए 235% के। तो 2011 में देख लेते हैं निफ्टी 50 का क्या था। 2011 जनवरी, ठीक है, 2011 स्टार्ट हुआ है। 5000 वाला इंडेक्स पहुंच गया है 1500, यानी कि अप्रॉक्स 200% की रिटर्न है ये। यस और नो? यस सर। 5000 2011 में था, अभी 1500 चल रहा है, 15000, तो मतलब 200 हो गया। 5 का 10 हुआ नहीं, हाँ इसके हिसाब से 200 ही हुआ इस लेवल पे, ठीक है। और इसका 235 है, तो वो भी बेटर है। तो मतलब जब आप ब्रॉड इंडेक्स चूज़ करते हैं ना तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको फिर टॉप ही में जाना है तो फिर टॉप 10 ले लो, टॉप 20 ले लो, या एक फोकस फंड आते हैं टॉप 25। देखिए अगर मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ या मैं बास्केट ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो फिर मैं अपनी बास्केट को ब्रॉड रखना पसंद करूँगा, नैरो बास्केट नहीं रखेंगे। अगर मुझे खुद स्टॉक्स चूज़ करने हैं, मुझे खुद पोर्टफोलियो बनाना है, तो मेरा स्टॉक पोर्टफोलियो 20-25 शेयर्स का हो सकता है। लेकिन अगर मुझे इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है तो फिर हम ब्रॉड इंडेक्स चूज़ करेंगे। और ये मुझे अभी कुछ समय पहले ही समझ में आया। फिर मैंने अपने पोर्टफोलियो में 250, 500 इस तरह के जो बड़े ब्रॉडर इंडेक्स हैं इनको भी ऐड करना शुरू करा।
अगर वो अवेलेबल होंगे तो मार्केट में, या अगर अमेरिका का S&P 500 मिलता है तो अमेरिका S&P 500 भी खरीद लिया। स्टार्ट करा मतलब उसको टेस्ट करना स्टार्ट किया थोड़ा थोड़ा कि जरा देखें कैसा लगता है। और मैं लगभग 76 फंड होल्ड करता हूँ, लेकिन वो लॉजिकली करेक्ट नहीं है आप लोगों के लिए, किसी को इतने ज़्यादा नहीं करने चाहिए क्योंकि मेरा काम ही यही है एनालिसिस करना। तो पहले मैं मतलब जनरली डॉक्टर और साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, किसी दूसरे के ऊपर प्रैक्टिकल करते हैं, फिर रिजल्ट निकालते हैं, मतलब एक दो को मारते हैं, फिर रिजल्ट निकालते हैं, फिर उसको थ्योरी में कन्वर्ट करते हैं। मैं क्या करता हूँ, अपने ऊपर ही प्रैक्टिकल करता हूँ। अपने ऊपर टेस्ट करने का मतलब कि मैं पहले खुद फंड परचेज़ करता हूँ, खुद शेयर परचेज़ करता हूँ, फिर दूसरे को रेकमेंड करता हूँ। या वो चीज़ जो मैं अपने आप को रेकमेंड कर रहा होता हूँ, या मैं अगर खुद जोमेटो के IPO में लगाऊंगा तब मैं दूसरे को बोलूँगा कि हाँ भाई तुम भी लगा लो, रिस्क है, देखते हैं क्या होगा, मैं ले रहा हूँ, तुम्हारा मर्जी हो तो ले लो। तो ये आपको एक कंसेप्ट और क्लियर हुआ कि जनरली अगर हमारा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए है तो हमें नैरो फोलियो नहीं बनाना। अगर आप खुद फोलियो बना रहे हैं, स्टॉक आप चूज़ कर रहे हैं, खुद चूज़ कर रहे हैं, तो आप नैरो बना सकते हैं। ये अच्छी साइट मिल गई है, इसमें बहुत काम के लोग हैं। देखिए इनको कोई पहचानता है, इनको, ये कौन है? ये और ये राकेश ठीक है, तो ये राधा किशन दमानी है। राधा किशन दमानी कौन है? डीमार्ट के ओनर। हाँ, डीमार्ट के ओनर है। राकेश झुंझुनवाला के एक तरह से गुरु भी हैं ये। और राकेश जी तो बहुत ज़्यादा मीडिया न्यूज़ पे रहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं रहते हैं। और इनकी जो नेटवर्थ है वो लाख करोड़ में है। मतलब झुंझुनवाला इनके सामने भी कहीं स्टैंड नहीं करते, कोई नहीं स्टैंड करता। मतलब एक समय था कि टॉप 4-5 में आ गए थे, ये अभी भी टॉप 10 में हो गए इंडिया के रिचेस्ट की लिस्ट में। कई लाख करोड़ में इनकी कैपिटल है। तो लर्निंग ये हुई कि रामदेव अग्रवाल ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करने शुरू करे, बहुत लंबी होल्डिंग की लिस्ट निकालते थे, लेकिन जब वो वहाँ गए और वॉरेन बफेट साहब की लर्निंग पढ़ी उन्होंने, उनके लेटेस्ट वगैरह पढ़े, तो उन्होंने अपनी लिस्ट जो है होल्डिंग की कट शॉर्ट कर दी, फोकस्ड इन्वेस्टिंग पैटर्न पे आ गए वो। तो अगर जब भी आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आप बहुत बड़ा पोर्टफोलियो रख के बहुत ज़्यादा वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाएंगे। तो आपको मॉडरेट रिटर्न मिलेगा 12-15% का, 18 बना लिया। लेकिन अगर आप बहुत जल्दी ज़्यादा वेल्थ कमाना चाहते हैं तो आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा छोटा होना चाहिए और कॉन्सेंट्रेटेड फोलियो होना चाहिए आपका, बहुत ब्रॉड नहीं होना चाहिए अगर आप डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो। और अगर आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप ये मान के चल रहे हैं कि आपको 12-15% का ही रिटर्न बनाना है, तो उसमें फिर बहुत लंबा समय है, तो आप ब्रॉडर इंडेक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी का भी वीडियो देखेंगे या किसी बड़े एनालिस्ट को बात सुनेंगे तो सब लोग निफ्टी 50 ही रेकमेंड करते हैं, क्योंकि पहली बात ये है कि निफ्टी 50 थोड़ा सा सेफ़ रहता है, यहाँ इसके स्टॉक्स अच्छे हैं, सेफ़ है और नोन कंपनियाँ हैं और वोलेटिलिटी थोड़ी सी कम होती है। 500 में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि उसमें नीचे की बहुत छोटी छोटी कंपनियाँ होंगी, उसमें से पता नहीं कितनी ख़त्म होंगी, कितनी नई आएंगी, फिर हटेंगी, फिर मर जाएंगी, बंद हो जाएंगी, तो ये सब चलेगा उठापटक। लेकिन अगर आपका नज़रिया बहुत लंबा है तो आपके फोलियो में ब्रॉडर इंडेक्स भी होना चाहिए। और आइडियल पोर्टफोलियो क्या है? आइडियल पोर्टफोलियो ये है कि आप लार्ज, मिड, स्मॉल तीनों को रखें और हाइब्रिड भी रखें, डेट भी रखें उसमें। तो ये 4-5 कैटेगरी सब मिक्स होके होना चाहिए, तो ये आपका एक आइडियल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बन जाता है। सो ये लॉन्ग टाइम पीरियड अप्रॉक्स कितने इयर्स तक के लिए होगा? मैंने लॉन्ग बोला तो था 10 साल या 20 साल या 15 साल। 10 साल से कम तो नहीं होना चाहिए, 10 साल से कम नहीं। हाँ। आप लोगों को बड़ा अजीब सा लगता होगा जब इन्वेस्टमेंट में कोई 10 साल की बात करता होगा कि अरे 10 साल में कौन जिंदा रहेगा, कौन रहेगा, ऐसा कुछ नहीं मन में विचार आते होंगे आप लोगों के? यस सर, बहुत ज़्यादा। अभी मुझे 1 साल का बताओ, ऐसे लोग सोचते होंगे 1 साल का बताओ, कुछ लोगों को तो 1 महीने के लिए चाहिए। ये 10 साल तो बिल्कुल डाइजेस्ट ही नहीं होता है, ऐसे ही होता होगा सबके साथ। बताते रहिए अपनी फीलिंग्स, तभी तो मैं सही से आंसर कर पाऊंगा। जी सर, मैं तो कभी सोचता ही नहीं कि मैंने इसे खरीद लिया है कि इसे बेचना भी है, कभी मैं ये सोच करके खरीदता हूँ। तो आपने क्या किया है ना, आपने अपने आप को साध लिया है। ये हम लोग इस क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, ये वाला टॉपिक ख़त्म करने के पहले, कि आपको ये डाइजेस्ट नहीं होता होगा 10 साल 15 साल। और पता है, मैं तो जब किसी इन्वेस्टर से बात करता हूँ तो मैं तो 30 ईयर्स की बात करता हूँ, 10 साल की भी बात नहीं करता, 30 साल की सीधे बात करता हूँ।
एक और मज़ेदार बात बताते हैं। वॉरेन बफेट साहब से किसी ने पूछा कि मुझे वेल्थ क्रिएट करनी है, तो मतलब उस समय जैसे ये इसने MBA बताया IIM से, तो मतलब ये जो जितने बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनकी नज़र में जो इन्वेस्टमेंट जो MBA है मतलब वो बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से ही होता है, IIM और इस तरह की जो बहुत बड़े बड़े मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से। तो किसी ने उनसे पूछा कि भाई अगर ये बताइए सर कि अगर हमें इन्वेस्टमेंट सीखना है तो मेरी बेसिक क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, तो वॉरेन बफेट साहब ने कहा कि बस आपको बेसिक चीज़ें ही आनी चाहिए, थोड़ी बहुत बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक नॉलेज। तो उसने कहा कि सर क्या मुझे MBA करना चाहिए? उनका बस यही मत करना। और आपने वो उनका वरुण मल्होत्रा जी का तो वीडियो देखा होगा ना ऐश्वर्या? यस सर। वो खुद IIM से MBA हैं, IIM अहमदाबाद से, और वो खुद मना करते हैं कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो MBA नहीं करना IIM से, और कुछ कर लेना, वरना एनालिसिस पैरालिसिस हो जाएगा। आगे वो क्या कहते हैं, वॉरेन बफेट साहब वही कहते हैं कि अगर इसमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स, बहुत ज़्यादा एनालिटिक्स, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन रख रही होती तो मैं वापस न्यूज़पेपर बेचने लगता, इन्वेस्टिंग छोड़ के, मैं इन्वेस्टिंग नहीं कर रहा होता। तो ये एक मतलब बहुत आसान प्रोसेस है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, वो भी मजाक नहीं था, वो हकीकत थी कि बच्चों के फोलियो ने जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और उनके पोर्टफोलियो को पीछे छोड़ दिया था, तो ये भी हकीकत ही है। और एक बार तो और मेरे ख्याल से एक और रिसर्च हुई थी, उन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट की जगह मंकी ले लिए थे, बच्चे भी नहीं, और मंकी से निशान लगवा लिए थे कि कहीं कहीं पेन दे दिया, कहीं कहीं टिक कर दो, या कुछ ऐसे ही कुछ किया गया था। अब वो बंदरों के फोलियो ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के फोलियो को हरा दिया था। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब फिर हम लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, मतलब ये सब कर ही क्यों रहे हैं। देखिए मतलब मेरा कहने का मतलब, ये एग्जांपल देने का ये है कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपका अप्रोच बहुत सिंपल होना चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा उसमें कैलकुलेशन नहीं। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, लाइफ में आप लोगों का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल फ्रीडम जितनी जल्दी से जल्दी अचीव कर लें उतना अच्छा है। और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए हमें एफर्ट्स और मेहनत और पढ़ाई जितनी कम करनी पड़े उतना अच्छा है। हम अपने पैशन को जी पाएँ, जो भी मेरा पैशन है, अगर मेरे पेंटिंग करना पैशन है, या अगर मुझे कोई क्राफ्ट का वर्क अच्छा लगता है, या मुझे डांस करना अच्छा लगता है, या मुझे म्यूज़िक अच्छा लगता है, या मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना अच्छा लगता है, वो मैं कर पाऊँ। और साथ ही साथ इन्वेस्टिंग से इतना सारा कुछ होता रहे कि बाकी सारी चीज़ें मैनेज हो जाएं। तो अगर ये कोई कर पाए ना तो समझो उसके लिए पृथ्वी पे स्वर्ग है। मतलब आप अपने हॉबी को जी पाएँ और आपकी सारे खर्चे के लिए आपको पैसे मिलते रहें, तो आप समझिए कि धरती पे स्वर्ग आ गया उसके लिए। उसको मर के स्वर्ग जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे स्वर्ग है उसके लिए। अच्छा, आप वापस आते हैं। तो 5 साल के लिए भी मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूँगा कि वो इक्विटी में जाए। अगर किसी का टाइम होराइजन 5 साल है तो उसको बैलेंस फंड में पैसे लगाने चाहिए। 3 साल या 5 साल से कम का टाइम होराइजन है तो इक्विटी सेविंग फंड, चाहे आप लोग नोट कर लीजिए इसको। अगर किसी का टाइम होराइजन 1 ईयर का है या लेस देन 1 ईयर का है तो उसको हाइब्रिड फंड, उसको आर्बिट्राज फंड, लिक्विड फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, इसी में पैसा रखना है, ठीक है। सेकंड, अगर किसी का टाइम होराइजन ग्रेटर देन 1 ईयर बट लेस देन 3 ईयर, किसी का टाइम होराइजन ग्रेटर देन 1 ईयर लेस देन 3 ईयर है, तो वो अगर इक्विटी एक्सपोजर लेना चाहता है तो ले, बट मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि वो इक्विटी एक्सपोजर ले। अगर वो लेना चाहता है बहुत ज़्यादा तो ऐसा कोई फ़ंड ले सकता है इक्विटी सेविंग टाइम का, जिसमें 10 से 20% तक का इक्विटी हो और बाकी सारा का सारा डेट हो। तो 80% डेट, 20% इक्विटी, यानी इक्विटी सेवर फंड इस कैटेगरी में फिट बैठता है। फिर अगर किसी का 5 साल का टाइम होराइजन है, 3 to 5 ईयर का, तो वो बैलेंस एडवांटेज फंड ले सकता है। बैलेंस एडवांटेज फंड क्या होता है? बैलेंस एडवांटेज फंड में लोअर साइड में 30% और अपर साइड में मेरे ख्याल से 65, 70, 75% तक की स्कोप होती है। मतलब 40-50% तक ऑन एन एवरेज वो इक्विटी और डेट को मेंटेन करके चलता है। 50-50 रहता है, कभी 40-50, 40-60 हो गया। कभी मार्केट अगर अच्छी है, बहुत सस्ती हो गई तो 60% उसने इक्विटी कर ली, 40% डेट बचा, तो बैलेंस एडवांटेज फंड ले सकता है अगर 5 साल का टाइम होराइजन हो। 5 से 7 साल का टाइम होराइजन है तो उसको लेना चाहिए हाइब्रिड फंड
एग्रेसिव हाइब्रिड फंड जिसमें 35% डेट होता है और 65% इक्विटी होता है, और जब 7 साल के ऊपर का टाइम होराइजन है तो उसको लेना चाहिए फिर लार्ज कैप फंड। 7 साल 8 साल का टाइम होराइजन, 7 साल का टाइम होराइजन लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करे वो। फिर उसके बाद अगर उसका 8-9 साल तक का टाइम होराइजन है तो मिड कैप में जा सकता है, मिड कैप फंड में देख सकता है, और 10 साल या उसके ऊपर का टाइम होराइजन है तो उसको फिर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। और जो 500 इंडेक्स है इसमें 100 स्टॉक होंगे आपके टॉप 100। ये जो 500 इंडेक्स होगा ना, इसमें ये एक तरह से फ्लेक्सी कैप बन गया, इनमें मिक्स हो गया। टॉप 100 स्टॉक्स तो वही हो गए आपके CNX 100 वाले। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जब आपने 500 वाला बास्केट चूज़ किया तो पहले टॉप 100 स्टॉक तो वही हो गए ना, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 या CNX 100। यस सर। फिर 150 स्टॉक्स हो गए मिड कैप वाले, और बचे फिर 250 स्टॉक्स हो गए स्मॉल कैप। यानी कि जब आपका अगर टाइम होराइजन ग्रेटर देन 10 ईयर का है तो आपके पास 50% हो गया स्मॉल कैप, और लगभग 30% आपके पास हो गया मिड कैप, और 20% हो गया लार्ज कैप। ठीक है, और यानी कि जब 10 ईयर के ऊपर का टाइम होराइजन है तभी स्मॉल कैप को टच करें। ये आपको फंड एलोकेशन समझ में आया टाइम के हिसाब से? हाइब्रिड फंड एक बार बता दीजिए। हाइब्रिड फंड सभी तरह के फंड्स, मतलब जिनमें डेट और इक्विटी मिक्स होता है, उनको हम हाइब्रिड फंड कहते हैं। जैसे इक्विटी सेविंग फंड भी एक हाइब्रिड फंड है, आर्बिट्राज फंड भी एक हाइब्रिड फंड है, बैलेंस एडवांटेज फंड भी एक हाइब्रिड फंड है, और एग्रेसिव हाइब्रिड फंड भी एक हाइब्रिड फंड ही होता है, जिसको हम लोग पहले बैलेंस फंड के नाम से जानते थे। तो इन सारे फंड्स में क्या होता है, डेट और इक्विटी का मिक्स होता है। तो जो आर्बिट्राज फंड होता है तो उसमें तो इक्विटी है, वो नेचर में इक्विटी का ही प्रोडक्ट है, लेकिन उसमें खाली सारी पोजीशन हेज होती हैं, मतलब ओपन पोजीशन कुछ नहीं होती है। तो आप मान के चल सकते हैं उसमें 5-6% के रिटर्न्स बनते हैं FD के बराबर, और इक्विटी का टैक्सेशन मिलता है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ आर्बिट्राज फंड को। आर्बिट्राज फंड मेरा फेवरेट फंड है। किस मामले में? रिटर्न बनाने के मामले में। किस मामले में फेवरेट हो सकता है आर्बिट्राज फंड? सर मनी टैक्स सेव करने के लिए। हाँ, टैक्स बचाने के लिए। क्या बताने के लिए? टाइम बिताने के लिए। टैक्स बचाने के लिए। ऐश्वर्या, आपका क्या था आंसर? सर जो मनी बैंक में रहती है उसे शॉर्ट टर्म के लिए इसमें डाल सकते सेव करने के लिए। हाँ, तो बिल्कुल सही बताया। बेसिकली पार्किंग फंड के लिए मैं आर्बिट्राज फंड को यूज़ करता हूँ। मेरे जितने भी नए इन्वेस्टर आते हैं जिनको 10 लाख, 5 लाख, 50 लाख कुछ भी इन्वेस्ट करना होता है, तो उनसे मैं सीधे जो चेक लेता हूँ आर्बिट्राज फंड में ले लेता हूँ या लिक्विड फंड में ले लेता हूँ। दोनों एक ही जैसे तक काम करते हैं। लिक्विड फंड में ये डेट का टैक्सेशन लगता है और आर्बिट्राज फंड में इक्विटी का टैक्सेशन लगता है, इसलिए मैं इक्विटी वाला ही लेता हूँ। आर्बिट्राज मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद है। ठीक है, इक्विटी का टैक्सेशन लग जाता है उसमें। तो पार्किंग फ़ंड के लिए मैं आर्बिट्राज फंड लेता हूँ, और उसके बाद उसको 4 या 5 डिफरेंट फंड्स बता देता हूँ। एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, स्मॉल कैप, एक बैलेंस, और एक दो थीमेटिक भी हो सकते हैं। तो ऐसे जितना बड़ा उसका फोलियो उसके हिसाब से। और उसके बाद करेक्शन आने पे 0.5%, 1% उसका मैं फ़ंड मूव करता रहता हूँ। जब सबसे ज़्यादा करेक्शन स्मॉल कैप में आएगा तो स्मॉल कैप में मूवमेंट होगा, फ़ंड का ट्रांसफ़र होगा, स्विच होगा। जब लार्ज कैप में ज़्यादा करेक्शन आएगा तो लार्ज कैप में होगा, जब मिड कैप में ज़्यादा करेक्शन आएगा तो मिड कैप में होगा, लाइक दैट। और इस फंड स्ट्रेटजी से किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कभी निगेटिव रिटर्न देखने को नहीं मिल सकता। मैं गारंटी ले सकता हूँ कि किसी भी इन्वेस्टर का कोई निगेटिव रिटर्न नहीं दिखेगा ऑन एन एवरेज। अब ये अलग बात है कि उसने आज ही लगाया और कल अगर देख रहा है तो थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है, अदरवाइज़ ये एक तरह से गारंटेड प्रोडक्ट हो गया मेरा कि इसको निगेटिव रिटर्न कभी देखने को नहीं मिलेगा। और अगर उसका टाइम होराइजन 10 ईयर का है तो उसको आराम से 12-15% के रिटर्न्स बन जाएंगे, और लिक्विडिटी भी भरपूर रहेगी उसके पास। और उसके ये तो मतलब मिनिमम रिटर्न है, और मैक्सिमम रिटर्न 20-25% तक हो सकते हैं आराम से, या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है इन्वेस्टमेंट करने की। जिसके पास थोड़ा सा कॉर्पस है, एटलीस्ट 5-10 लाख रुपए हैं, तो वो स्ट्रेटजी से शुरू कर सकता है। छोटे निवेशक के लिए ये स्ट्रेटजी नहीं है। तो जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं उनको मैं पैसिव फंड मैनेजमेंट करता हूँ कि SIP दिला दी,
2-3-4 फंड में 2-2 हज़ार 1-1 हज़ार की उनका अपना ऑटो मोड पे चल रहा है। लेकिन जो HNI क्लाइंट्स होते हैं उनका हम लोग एक्टिव फंड मैनेजमेंट करते हैं कि उन्होंने लमसम अमाउंट दिया, उसको पार्किंग फंड में लिया और फिर उसको इस तरह से मैनेज करते हैं, तो उसमें बहुत अच्छे रिटर्न्स बनते हैं। और अभी जैसे जिसने मुझे कुछ साल पहले दिया था पैसा, उनको तो 50%, 60%, 80% तक के रिटर्न्स आ रहे हैं।